ये एंशियंट हिस्ट्री की 6th क्लास है। अब तक हम एंशियंट हिस्ट्री में लेटर वैदिक एज तक डिस्कस कर चुके हैं। उससे आगे हमें संगम लिटरेचर के बारे में डिस्कस करना है। तो जानते हैं संगम लिटरेचर के बारे में। हेडिंग डालो आप, संगम लिटरेचर। ये देखो, संगम लिटरेचर का जो टाइम पीरियड है वो है 3rd सेंचुरी BC से लेके 3rd सेंचुरी CE तक। 3rd सेंचुरी का मतलब 300 BC से लेके 300 CE तक। तो ये 3rd सेंचुरी BC से लेके 3rd सेंचुरी CE तक की इंफॉर्मेशन मिलती है हमें इसमें। लेकिन जो ये संगम लिटरेचर है ये हमें मेनली साउथ इंडिया की इंफॉर्मेशन देता है, साउथ इंडिया की। तो हमने लेटर वैदिक एज में क्या पढ़ा था, वो हमें 1000 BC से लेके 600 BC तक का इंफॉर्मेशन देता है। ये लेटर वैदिक एज मानी जाती है। फिर 600 BC से लेके 300 BC तक ये टाइम पीरियड कहाँ गया, इस बीच में क्या हुआ था, इसके बारे में भी हम जानेंगे। इस टाइम पीरियड में कौन कौन से राजा हुए, कौन सा एम्पायर हुआ इंडिया में, क्या क्या रिलीजियस मूवमेंट हुए, इनके बारे में सब जानेंगे। पहले हम ये संगम लिटरेचर जो चैप्टर है छोटा सा है, जो साउथ इंडिया के बारे में मेनली इंफॉर्मेशन देता है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो हेडिंग डालो आप, संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर जिसका टाइम पीरियड 3rd सेंचुरी BC से लेके 3rd सेंचुरी CE तक है। संगम का मतलब क्या है? संगम का मतलब होता है सोसाइटी ऑफ स्कॉलर। सोसाइटी ऑफ स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब विद्वान, बुद्धिमान लोग, विद्वान। तो ये विद्वान लोगों की सोसाइटी है, समाज है संगम का मतलब। संगम का मतलब काउंसिल भी होता है, काउंसिल मतलब परिषद। ये जो वर्ड संगम है पहली बार किसने यूज किया था? पहली बार जो संगम वर्ड है वो फर्स्ट टाइम ये सेव संत था, एक अपार। सेव संत का मतलब क्या है? भगवान शिव की जो पूजा करते हैं उन्हें बोलते हैं सेविज्म को फॉलोअर, यानी कि भगवान शिव के फॉलोअर, सेविज्म को मानने वाले। तो ये एक संत थे, सेंट अपार। इन्होंने पहली बार संगम जो शब्द है उसका उपयोग किया था, यूज किया था। संगम मेनली देखो तमिल लिटरेचर के डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। जो संगम लिटरेचर है उसमें हमें तमिल ग्रामर के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, और तमिल जो लिटरेचर है उसके डेवलपमेंट के लिए भी ये जाना जाता है संगम लिटरेचर। यानी कि तमिल भाषा में बहुत सारी किताबें, बुक्स लिखी गई उस टाइम पीरियड में, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें संगम लिटरेचर से मिलती है। और देखो ये संगम लिटरेचर मेनली फ्लोरिश सबसे ज़्यादा किस टाइम पीरियड में हुआ था? जब पांड्या रूल कर रहे थे। पांड्या के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो पांड्या रूलर थे, उनके अंडर संगम का डेवलपमेंट ज़्यादा हो, और संगम के अंदर भी तमिल लिटरेचर का डेवलपमेंट पांड्या रूलर के अंडर अधिक हुआ। जो सबसे पहले लिटरेचर था जो हमें इंफॉर्मेशन देता है संगम लिटरेचर के बारे में, उसका नाम क्या है? मतलब कोई संगम लिटरेचर था, संगम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन सबसे पहले कहाँ से मिलती है? इंडिका बुक से। इंडिका बुक। और इंडिका किसकी बुक है? याद करो, हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था। इंडिका किसकी बुक है? मेगस्थनीज ने लिखी थी इंडिका बुक। इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है इंडिका में। इसी में हमें सबसे पहले संगम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, संगम के बारे में लिखा हुआ है। देखो संगम जो लिटरेचर है उसकी इंफॉर्मेशन और भी कई इंस्क्रिप्शन में मिलती है। जैसे अशोका का इंस्क्रिप्शन है, जो राजा अशोक थे मगध एम्पायर के। इस अशोका इंस्क्रिप्शन में भी जो अशोका के शिलालेख लिखे हों उनमें भी संगम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है एक, इसमें भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है संगम के बारे में। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? अशोका तो आप जानते हो, राजा अशोक के बारे में इंफॉर्मेशन है। और हाथी गुम्फा, ये देखो जो कलिंग रूलर था ना, कलिंग देखो जो ये एरिया ना उड़ीसा का, वहाँ पे कलिंग साम्राज्य था। और जो कलिंग का राजा था एक राजा हार्वे, कलिंग रूलर था हार्वे।
उसके बारे में मेनली लिखा हुआ है हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन। और यही इंस्क्रिप्शन हमें इंफॉर्मेशन देता है संगम के बारे में, और मेनली संगम की 3 डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये संगम जो टाइम पीरियड है उसमें मेनली 3 डायनेस्टी ने रूल किया था। डायनेस्टी मतलब कुल या वंश। तो 3 डायनेस्टी कौन कौन सी हैं? एक है आपकी चेर डायनेस्टी, CHERA, एक है आपका चोल वंश, चोला डायनेस्टी, और एक है आपका पांड्या या पांड्या डायनेस्टी। तो इन तीनों डायनेस्टी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और देखो जो ये चेर, चोल, पांड्या, ये जो डायनेस्टी है संगम लिटरेचर की, ये देखो एंशियंट पीरियड की बात कर रहे हैं हम, प्राचीन भारत की। और जो आपके मध्यकालीन भारत में चेर, चोल, पांड्या है ना, वो अलग हैं, वो डिफरेंट है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में मेडिवल पीरियड में। और ये चेर, चोल, पांड्या संगम लिटरेचर के वो अलग हैं, लेकिन इनका रीजन लगभग सेम है, वही साउथ इंडिया में। कहाँ पे है इनका रीजन? देखो ये आप जो इंडिया का मैप देख रहे हो, यहाँ पे जो ये तमिलनाडु है, यहाँ पे देखो आपका चोल वंश ने राज किया था, ये एरिया था उसका, ये था पांड्या का, और ये था चेर वंश का टेरिटरी, उसका साम्राज्य। तो यहाँ पे आपका चोल वंश हो गया, यहाँ पे पांड्या, और यहाँ पे आपका हो गया चेरा। तो ये जो एरिया था इन तीनों डायनेस्टी के अंडर में था। तो हम जानते हैं एक एक करके इनके बारे में। पहले जानते हैं चेर डायनेस्टी के बारे में, या चेरा डायनेस्टी, चेरा वंश या चेरा डायनेस्टी। देखो ये जो डायनेस्टी है इसको केरल पुत्र के नाम से भी जानते हैं। जो केरल का एरिया है ना, वहाँ पे इसकी टेरिटरी थी, साम्राज्य था चेराचरी डायनेस्टी का, या चेराचरी नहीं, चेरा डायनेस्टी का। इसकी कैपिटल क्या थी? राजधानी। जो ये साम्राज्य था उसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी कैपिटल वंजी, VANJI, वंजी। कहीं कहीं पे वज्जी भी लिखा होता है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। वज्जी VAJJI, वज्जी, या फिर वंजी, वंजी मेनली लिखा होता है। तो इसकी कैपिटल थी जो वंजी थी, चेर डायनेस्टी की। और इसका रॉयल एम्बलम क्या था? देखो जैसे आज हमारे देश का एक एम्बलम है, एम्बलम क्या है हमारे देश का, इंडिया का? अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ आपने देखा होगा, 3 शेर का मुंह दिखाई देता है और चौथा पीछे होता है, वो अशोक स्तंभ। तो इस तरह से चेर डायनेस्टी का जो रॉयल एम्बलम था वो क्या था? बो एंड एरो। ये पूछ ले जाते हैं, आप ये जो इन्फॉर्मेशन लिख के रखो। वंजीन्स की कैपिटल थी, रॉयल एम्बलम था बो एंड एरो, मतलब तीर धनुष, बो एंड एरो इसका रॉयल एम्बलम था। इसका जो मेन इम्पोर्टेंट रूलर था, इम्पोर्टेंट रूलर, मुख्य जो राजा था चेर डायनेस्टी का, जो बहुत ही फेमस था, वो था संगुटवन, संगुटवन, SANGUTTUVAN, संगुटवन। और देखो ये जो संगुटवन था चेर डायनेस्टी का बहुत ही महान राजा के रूप में जाना जाता है। इसने देखो पत्नी पूजा स्टार्ट की थी। संगुटवन ने क्या स्टार्ट किया था? पत्नी पूजा, यानी कि वाइफ की वर्शिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि पत्नी पूजा किसने स्टार्ट की थी प्राचीन भारत में? चेर डायनेस्टी के रूलर संगुटवन ने। तो ये आपको याद रखना है। अब जानते हैं इन्फॉर्मेशन चोल डायनेस्टी के बारे में। इनका एरिया हम जान चुके हैं कहाँ कहाँ पे। तो चोल डायनेस्टी के जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? देखो इसकी जो मेन कैपिटल थी, मेन इसकी राजधानी वो थी उरायूर, URAIYUR, उरायूर इसकी मेन कैपिटल थी। लेकिन इसकी एक और कैपिटल थी चोल डायनेस्टी की, वो थी आपकी कावेरीपत्तनम, कावेरीपत्तनम। कावेरीपत्तनम को पुहार नाम से भी जानते थे उस टाइम में, PUHAR, पुहार नाम से। तो इसकी मेन कैपिटल थी उरायूर, और दूसरी सेकंड कैपिटल थी कावेरीपत्तनम, जिसे पुहार के नाम से भी जानते थे। इसका रॉयल एम्बलम क्या था? रॉयल एम्बलम, इसका रॉयल एम्बलम था टाइगर। और चेर डायनेस्टी का क्या था? बो एंड एरो, तीर धनुष, और इसका था टाइगर, चीता। और इसका इम्पोर्टेंट रूलर
इसका महान जो राजा था वो था करिकाल। करिकाल करिकाल इसका महान राजा था। इसके जो करिकाल टाइम पीरियड में देखो, इसने ना बहुत सारे इरिगेशन के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे। इरिगेशन के यानी कि सिंचाई के बहुत सारे प्रोजेक्ट, जैसे कैनाल बनवा दी थी, नहर वगैरह। क्योंकि देखो इस टाइम पीरियड में तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हो गया था, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में ही एग्रीकल्चर उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन बन गया था। और ये टाइम पीरियड तो है 300 BC से लेकर 300 CE तक। तो इस टाइम पीरियड में तो एग्रीकल्चर काफ़ी फ्लोरिश हो गया था इंडिया में। तो इस टाइम पीरियड में जो करिकाल राजा था, इसका ग्रेटेस्ट रूलर, संगम एज का भी माना जाता है जो ग्रेटेस्ट रूलर, उसने इरिगेशन के प्रोजेक्ट काफ़ी सारे बनाए, स्टार्ट किए। और देखो ये ना म्यूजिक के बारे में बहुत काफ़ी जानकारी रखता था। कौन? करिकाल की बात कर रहे हैं हम, जो इसका इम्पोर्टेंट राजा था। यानी कि 7 नोट्स ऑफ म्यूजिक है, उनका ये मास्टर था। और 7 नोट्स कौन से म्यूजिक के? वही सा रे गा मा पा धा नी, आपको पता ही होगा। अब जानते हैं पांड्य डायनेस्टी के बारे में। पांड्य डायनेस्टी, ये जो डायनेस्टी थी, इसकी जो कैपिटल थी, राजधानी, वो थी आपकी मदुरई। मदुरई जो आपकी तमिलनाडु में है, मदुरई। और इसका रॉयल एम्बलम क्या था? इसका रॉयल एम्बलम था फिश। फिश या कार्प, CARP। फिश मतलब मछली, FISH। और कार्प मतलब दो मछलियां एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं, 2 फिश मीटिंग एट ए पॉइंट, उसे बोलते हैं कार्प या फिश। इनका रॉयल एम्बलम था। चेरा का क्या था? बो एंड एरो। और चोल का क्या था? आपका टाइगर। और पांड्य के का है? फिश या कार्प। इनका रॉयल एम्बलम है। और इसका जो इम्पोर्टेंट रूलर था, पांड्य डायनेस्टी का इम्पोर्टेंट रूलर, महान राजा, वो था आपका नेंदुन जेलियन। नेंदुन, NENDUNJELIYAN, नेंदुन जेलियन इसका ग्रेट रूलर था। और ये ग्रेट पोइट भी था, कवि भी था। नेंदुन जेलियन कविताएं लिखा करता था। और देखो इस टाइम पीरियड में नेंदुन जेलियन ने रोमन एम्पायर के साथ भी ट्रेड रिलेशन और डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किए थे, रोमन एम्पायर के साथ। रोमन एम्पायर वही यूरोप में जो रोमन एम्पायर था, रोमन साम्राज्य के साथ ट्रेड रिलेशन और डिप्लोमेटिक रिलेशन, कूटनीतिक रिलेशन थे। किसके? पांड्य डायनेस्टी के। और देखो इसने ना जो रोमन किंग था अगस्टस, ये अगस्टस के बारे में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। अगस्टस रोमन एम्पायर का एक किंग था, राजा। इसके राज्य में, अगस्टस के राज्य में, रोमन एम्पायर में, जो नेंदुन जेलियन था पांड्य डायनेस्टी का, उसने अपना एम्बेसडर भेजा था। एम्बेसडर, एम्बेसडर मतलब दूत। जैसे देखो आज हमारे देश में भी बहुत सारे देशों की एम्बेसी खुली पड़ी हैं, और हमारे राजदूत होते हैं कहाँ पे? बहुत सारी कंट्रीज में। जैसे आप UPSC की तैयारी करते हो, अगर आप IFS चुनते हो, इंडियन फॉरेन सर्विस, एक होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो जंगलों में, यानी कि जो ऑल इंडिया सर्विस है, और एक है IFS, ये ऑल इंडिया सर्विस में नहीं आती, ये सेंट्रल सर्विस में आती है, इंडियन फॉरेन सर्विस। तो ये फॉरेन सर्विस है जो, अगर आप इसको चूज करते हो, आप एम्बेसी में, दूसरे देश में आपकी पोस्टिंग होती है। जिसे देश विदेश घूमने का शौक होता है वो IFS चूज करता है। तो इस तरह से एम्बेसडर नेंदुन जेलियन जो राजा था पांड्य डायनेस्टी का, उसने रोमन एम्पायर के किंग अगस्टस के टाइम पीरियड में दूत भेजे थे, एम्बेसडर भेजे थे। तो ये थी इनके बारे में इंफॉर्मेशन। अब देखो संगम लिटरेचर की कुछ इंपॉर्टेंट बुक के बारे में जान लेते हैं, कुछ इसके इंपॉर्टेंट बुक्स। जैसे आपकी एक है सिलिप्पा दिग्रम। सिलिप्पा दिग्रम, ये जो सिलिप्पा दिग्रम है, ये किसने लिखी थी ये बुक? ये लिखी थी एलिंगो अदिगल ने। एलिंगो, ये पूछ लिया जाता है मैच द फॉलोइंग में, एलिंगो अदिगल, एलिंगो अदिगल ने लिखी थी ये सिलिप्पा दिग्रम। एक दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बुक है मनी मेगलाई, MANIMEGALAI, मनी मेगलाई। ये बुक किसी ने लिखी थी? ये लिखी थी सित्तालाई सत्तनार, सित्तालाई
सत्तावार, ये सत्तावार जो है इसने लिखी थी मणिमेगलाई बुक। फिर एक इम्पोर्टेंट तीसरी जो संगम लिटरेचर की इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है वो है टोलकापियम। टोलकापियम, TOLKAPPIYAM, टोलकापियम। ये किसने लिखी थी? ये टोलकापियम, राइटर का नाम भी टोलकापियम है, उसने अपने नाम पे इस बुक का नाम रख दिया। अब इन बुक के बारे में जानते हैं, इनमें इंफॉर्मेशन क्या है। जैसे देखो सिलिप्पा दिक्रम है, सिलिप्पा, ये कह ले सिलिप्पा दिक्रम, इसमें क्या है ये देखो, इसको ज्वेल्ड एंकलेट के नाम से भी जानते हैं, ज्वेल्ड एंकलेट के नाम से भी जानते हैं। इस जो बुक में जो स्टोरी लिखी है, कहानी, उसके मेन 3 कैरेक्टर हैं। जैसे आप कोई मूवी देखते हो उसमें मेन कुछ हीरो होते हैं ना, कुछ कैरेक्टर होते हैं, इस तरह से इस बुक में जो सिलिप्पा दिक्रम में स्टोरी है उसके मेन 3 कैरेक्टर हैं। कौन कौन से हैं? एक आपका कोवलन, कोवलन, दूसरा है कन्नगी, कन्नगी, और तीसरा कैरेक्टर है माधवी, माधवी। जो कोवलन है वो देखो कन्नगी का हस्बैंड है और ये वाइफ है कोवलन की। और जो माधवी है फिर ये कौन है? ये देखो कोवलन इस स्टोरी में जो मेन हीरो है उसकी कोर्ट डांसर है। मान लो कोवलन राजा है और उसकी कोर्ट डांसर, जैसे डांसर होती है ना एक राजा की, ऐसे माधवी एक डांसर है और कोवलन को माधवी से हो जाता है प्रेम। तो कोवलन और माधवी से एक लड़की पैदा होती है, उस लड़की का नाम क्या है? मणिमेगलाई। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है ना संगम लिटरेचर की, मणिमेगलाई, वो कोवलन और माधवी से जो लड़की पैदा हुई है उस लड़की का नाम है मणिमेगलाई। और जिस राइटर ने बुक लिखी सित्तालाई सत्यनार ने या सत्तवार ने, उसने उस बुक का नाम भी रख दिया मणिमेगलाई। तो मणिमेगलाई कौन है? कोवलन की डॉटर, और किससे? माधवी से हुई। लेकिन कोवलन की ओरिजिनल बीवी कौन है? कन्नगी। जब कोवलन की डेथ हो जाती है, देखो वैसे तो ये जो है कोवलन, कोवलन वो पहले बुद्धिज्म को फॉलो नहीं कर रहा है ये कोवलन, लेकिन कोवलन की डेथ के बाद, क्योंकि कोवलन और माधवी का भी प्रेम हो गया था, उनसे एक बेटी पैदा हुई थी, कोवलन की डेथ के बाद जो माधवी हैं उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया। क्योंकि देखो इस टाइम पीरियड से पहले ही लगभग 6th सेंचुरी BC में ही आपको पता है बुद्धिज्म और जैनिज्म जो धर्म है वो एस्टेब्लिश हो चुके थे। इनके बारे में देखो, बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में अगर आपको जानना है, इनके बारे में कम से कम 1-1 घंटे का लेक्चर है जो डिटेल में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री इन न्यूज़ का एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें डिटेल में पढ़ाया हुआ है। लेकिन इनके बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त में, यानी कि ब्रीफ में हम इंफॉर्मेशन जानेंगे संगम लिटरेचर के बाद थोड़ी सी। लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है तो देखो 1-1.5 घंटे का लेक्चर अलग से मैं दोबारा नहीं बना सकता, ऑलरेडी बना हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो देखो इस टाइम पीरियड में बुद्धिज्म जैनिज्म एस्टेब्लिश हो चुके थे ये धर्म, और कोवलन की डेथ के बाद माधवी ने भी बुद्धिज्म को अपना लिया था, बुद्धिज्म की फॉलोअर बन गई थी। और जो मणिमेगलाई जो बुक लिखी गई थी किसके द्वारा? सित्तालाई सत्यनार के द्वारा। ये देखो मेनली किसके ऊपर थी? मणिमेगलाई, ये था डॉटर का नाम कोवलन और माधवी का। लेकिन ये बुक इन्फॉर्मेशन किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देती है? ये म्यूजिक और ड्रामा के बारे में, म्यूजिक और ड्रामा के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है ये मणिमेगलाई बुक जो लिखी हुई है, जो कोवलन और माधवी की बेटी का नाम भी था। अब जानते हैं तीसरी बुक किस बारे में बताती है हमें? टोलकापियम जो बुक है, TOLKAPPIYAM, टोलकापियम, जो टोलकापियम ने लिखी थी। ये देखो तमिल ग्रामर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बेस्ट बुक मानी जाती है टोलकापियम, तमिल ग्रामर के लिए, तमिल भाषा का जो व्याकरण है, ग्रामर है, उसके लिए इंपोर्टेंट बुक समझी जाती है ये। इसमें देखो सोशल और रिलीजियस लाइफ के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें संगम एज की। इस टाइम पीरियड में 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी CE में जो लोग यहाँ पे रहा करते थे उनकी सोशल और रिलीजियस लाइफ, यानी कि सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। और देखो जो मणिमेगलाई हमें इंफॉर्मेशन देती है ना म्यूजिक और ड्रामा की,
उसकी भी जो मेनली थीम है ना वो रिलीजियस है, क्योंकि उस टाइम पे देखो म्यूजिक, डांस, ड्रामा ये धर्म के ही पार्ट हुआ करते थे। तो अब जानते हैं कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन संगम एज के बारे में, कि इस टाइम पीरियड में जो इनकी पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस लाइफ किस तरह की थी, क्या इनका ऑक्यूपेशन था, क्या इकोनॉमिक लाइफ थी इनकी। तो अब लिखिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट या ऑफ संगम एज। संगम एज, देखो संगम एज में जो इनकी मेन इकोनॉमी डिपेंड थी वो किस पे थी, एग्रीकल्चर पे, क्योंकि आपको पता है लेटर वैदिक पीरियड में ही एग्रीकल्चर प्राइमरी ऑक्यूपेशन बन गया था, और उस टाइम पीरियड से और आगे जाके एग्रीकल्चर और फ्लोरिश हो गया। तो मेनली इनकी इकोनॉमी डिपेंड थी कृषि पे, एग्रीकल्चर पे। और मेन इनका जो ग्रेन था, मतलब मेनली जो क्या अनाज उगाते थे, राइस उगाते थे, चावल की खेती किया करते थे। और देखो ये ट्रेड भी क्या करते थे, हमने जाना पांडे जो रूलर था उसने अपना एम्बेसडर कहाँ पे भेजा था, रोमन एम्पायर में, अगस्टस जो उसका किंग था वहाँ पे। तो इनका ट्रेड रिलेशन भी था, एक्सटर्नल भी इंटरनल भी, इंडिया के अंदर भी इंडिया से बाहर भी। और जो रोमन ट्रेड का, देखो रोमन ट्रेड का जो ट्रेड सेंटर था मेन वो था करूर। जो रोमन एम्पायर ट्रेड किया करता था वो करूर से किया करता था। करूर एक प्लेस का नाम है, जगह का नाम है। और देखो सोसाइटी यहाँ पे 4 क्लासेस में डिवाइडेड थी। 4 क्लासेस में कौन कौन सी, एक तो एम्परर था भाई साहब, राजा जो था एम्परर, और एक आपका पुरोहित था, पुरोहित जो राजा को एडवाइस देता था, पुरोहित। दूसरी कैटेगरी क्लास ये थी। एक थे ट्रेडर हुआ करते थे यहाँ पे, ट्रेडर जो ट्रेड किया करते थे, व्यापार। और चौथी क्लास थी एग्रीकल्चरिस्ट। ये 4 क्लास में पूरी सोसाइटी यहाँ की संगम एज की बटी हुई थी, और कोई यहाँ पे क्लास नहीं थी, 4 क्लास थी, एम्परर, पुरोहित, ट्रेडर और एग्रीकल्चरिस्ट, ये थे। और देखो जो विडो की लाइफ थी, यानी किसी का पति मर गया, विधवा हो गई कोई लड़की, तो उसकी जो लाइफ थी वो बहुत ही हार्ड थी यहाँ पे, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे सती सिस्टम कॉमन था। सती सिस्टम आपको याद है, ऋग्वैदिक एज जब हमने पढ़ी थी, ऋग्वैदिक एज में सती सिस्टम नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड से सती सिस्टम लागू हो गया था। और इस टाइम पीरियड में संगम एज में साउथ इंडिया में भी सती सिस्टम कॉमन था, लेकिन यूनिवर्सल नहीं था, ऐसा नहीं था करना ही करना, लेकिन कॉमन था जनरली सती सिस्टम। क्योंकि सती सिस्टम आप जानते हो क्या होता है, जैसे मान लो किसी लड़की का पति मर गया, ये विधवा हो गई, विडो हो गई। अब क्या है, जब इसकी संस्कार किया जा रहा है, दाह संस्कार, इसके पति का जो मर गया उसे जलाया जा रहा है, तो उसी की आग में इस लड़की को भी डाल देते थे, यानी कि वो सती हो जाती थी। इसी को बोलते थे सती सिस्टम। तो सती सिस्टम यहाँ पे कॉमन था। और जो संगम एज की मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो कौन सी थी, हेयरडाटरी मोनार्की। हेयरडाटरी मतलब अनुवांशिक, हेयरडाटरी मोनार्की। मोनार्की मतलब मोनार्की हो गया, राजा होगा और राजा के सब्जेक्ट होंगे, उन्हें कोई अधिकार नहीं है, मोनार्की है। और हेयरडाटरी मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, हेयरडाटरी अनुवांशिक। तो हेयरडाटरी मोनार्की सिस्टम था इस संगम एज में। और देखो मेन जो यहाँ का उत्सव था ना, जैसे फेस्टिवल होता है, कोई त्यौहार होता है, इनका मेन त्यौहार क्या होता था, किंग का बर्थडे। जब भी राजा का बर्थडे आता था ना, उसे बड़ी धूमधाम से प्रजा मनाती थी, और हर साल मनाया जाता था, एवरी ईयर। और उस डे को क्या बोलते थे, पेरुनल, पेरुनल बोलते थे संगम एज के। पेरुनल का मतलब राजा का बर्थडे वाला दिन, जो एक ग्रेट डे के नाम से जाना जाता था। पेरुनल का मतलब होता है ग्रेट डे, महान दिवस। जो किंग की पावर थी, देखो वैसे तो ये मोनार्की थी यहाँ पे, मोनार्कल सिस्टम मतलब राजा ही सारे डिसीजन लेगा, वही जज है, वही कोर्ट है, वही सब कुछ है, प्राइम मिनिस्टर है, वही प्रेसिडेंट है, वही सारा एडमिनिस्ट्रेशन को जितनी भी डायरेक्शन देगा, वही सब कुछ है, मोनार्की। लेकिन किंग की पावर को रेस्ट्रिक्ट किया जाता था 5 काउंसिल के द्वारा। 5 परिषद थी जो रेस्ट्रिक्ट करती थी, यानी कि पावर को कंट्रोल करती थी किंग की। किस तरह से, क्योंकि किंग के अंदर मिनिस्टर होते थे, मिनिस्टर मंत्री, पुरोहित होते थे सलाहकार जो सलाह देते थे राजा, आर्मी चीफ हुआ करता था किंग के अंदर, आर्मी चीफ, और एम्बेसडर हुआ करता था, एम्बेसडर। एम्बेसडर वही जो दूत भेजते थे बाहर देश में। और स्पाई हुआ करते थे, स्पाई मतलब जासूस। तो ये 5 जो काउंसिल थी,
स्पाइस की, जासूस की, एम्बेसडर की, आर्मी चीफ, पुरोहित और मिनिस्टर की, ये राजा को कंट्रोल क्या करते थे, क्योंकि ये सलाह देते थे राजा को और राजा उनके बेस पे ही चलता था। इस तरह से कुछ कंट्रोल था राजा पे इस टाइम पीरियड में। जो बेसिक फीचर था रिलीजियस लाइफ का, संगम एज की रिलीजियस लाइफ, धार्मिक लाइफ का, वो क्या था? देखो यहाँ पे लोकल रिलीजियस प्रैक्टिसेस परफॉर्म की जाती थी, लोकल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और वो कौन सी थी? वो थी आपकी वैदिक आर्यन रिलीजन, यहाँ का वैदिक आर्यन रिलीजन। क्योंकि वैदिक आर्यन रिलीजन क्या है कि वैदिक एज तो चलती आ रही थी और आर्यन आ गए थे, आपको पता है हड़प्पा संस्कृति के बाद, और यहाँ पे जो डेवलप हुई थी जो रिलीजियस लाइफ, वो वैदिक आर्यन, इसका मिक्सचर था, यहाँ पे सिंथेसिस हो गया था मतलब। और इसका सिंथेसिस का क्रेडिट किसको जाता है? सेज अगस्त्य, जो ऋषि थे, सेज का मतलब होता है ऋषि, ऋषि मुनि, और उनका नाम था अगस्त्य। इन्होंने वैदिक और आर्यन रिलीजन का जो सिंथेसिस किया था, मेनली उनका क्रेडिट किसको जाता है? इस ऋषि को, अगस्त्यस को। इन्होंने देखो नॉर्थ से साउथ तक वेदा को एक्सप्लेन किया, वेदा को लेके गए ये इंडिया में और एक्सप्लेन किया, वहाँ पे पॉपुलर किया। और देखो इनका जो संगम एज का मोस्ट पॉपुलर गॉड कौन था, जिस भगवान की मेनली पूजा की जाती थी, उनका नाम था मुरुगन। मुरुगन संगम एज के मेन गॉड थे। और ये कौन थे? देखो जैसे नॉर्थ इंडिया में कार्तिकेय था ना, कार्तिकेय, कार्तिकेय जानते हो ना आप, कार्तिकेय। तो कार्तिकेय जो भगवान था नॉर्थ इंडिया में, उसी से कंपेयर किया जाता था मुरुगन को, उसी के इक्वल माना जाता था। और मुरुगन के अलावा देखो और भी गॉड थे, लेकिन इंपॉर्टेंट गॉड कौन था? मुरुगन। और मुरुगन के अलावा कौन कौन से और गॉड थे जिनकी इस टाइम पीरियड पे पूजा की जाती थी, वर्शिप की जाती थी? वो थे इंद्र, इंद्र की इस टाइम पे पूजा की जाती थी। बलराम की पूजा की जाती थी, जो भगवान कृष्ण के भाई थे बलराम। विष्णु की पूजा की जाती थी और कृष्ण की पूजा की जाती थी। तो इतने सारे और गॉड की भी वर्शिप की जाती थी। और इस टाइम पीरियड में देखो आपको पता है संगम एज से पहले 6th सेंचुरी बीसी में बुद्धिज्म और जैनिज्म एस्टेब्लिश हो चुके थे, स्थापित हो चुके थे। और जैनिज्म और बुद्धिज्म संगम एज में भी स्प्रेड हुए, संगम एज में। क्योंकि आपको पता है जब कोवलन मर गया था, उसकी डेथ के बाद जो उसकी प्रेमिका थी माधवी, उसने भी देखो बौद्ध धर्म को अपनाया था, फॉलोअर बन गई थी बुद्धिज्म की। तो इस टाइम पीरियड पे देखो संगम एज में नॉर्थ इंडिया में बुद्धिज्म और जैनिज्म स्प्रेड हो गए थे। और संगम एज में देखो तीन संगम एक तरह से काउंसिल हुई थी, बैठक, मीटिंग हुई थी मेनली, जो मानी जाती हैं। कहाँ कहाँ पे हुई थी और कौन उनके प्रेसिडेंट थे? एक तो देखो पहली जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी मदुरई में, मदुरई जो तमिलनाडु में, यहाँ पे जो हुई थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे? जब ये काउंसिल हुई थी, संगम हुई थी या मीटिंग हुई थी, उसके थे अगस्त्य, अगस्त्य। दूसरी जो मीटिंग हुई थी, संगम हुआ था, संगम एज का, वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था कपतपुरम में, कपतपुरम। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? अगस्त्य ही थे। और एक और थे इसके, अगस्त्य के साथ साथ टोलकापियम भी थे, टोलकापियम, जिन्होंने बुक लिखी थी ना टोलकापियम, वो वाली टोलकापियम या टोलकापियर। तीसरी जो काउंसिल या संगम हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? नॉर्थ मदुरई में। पहली हुई थी मदुरई में और तीसरी हुई थी नॉर्थ मदुरई में, मदुरई, MADURAI, मदुरई। और इसके कौन थे प्रेसिडेंट? इसके अध्यक्ष कौन थे इस संगम के? नक्कीरार, NAKKIRAR, नक्कीरार। तो ये इसकी 3 संगम हुई थी। जैसे देखो बुद्धिज्म के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसकी 4 काउंसिल हुई थी, किस वजह से? कि उसमें डिस्कस किया जाता था बुद्धिज्म धर्म के बारे में। तो इस तरह से संगम में क्या क्या चल रहा है, इसकी सोसाइटी, रिलीजियस लाइफ, इन सब के बारे में इन मीटिंग में डिस्कस किया जाता था। तो 3 इसके संगम हुए थे, ये आपको याद रखना है, कब मतलब कहाँ हुए थे और प्रेसिडेंट कौन था उस टाइम पीरियड। ये था संगम एज। अब संगम एज के बाद हम पढ़ेंगे कुछ रिलीजियस मूवमेंट, एंशिएंट पीरियड के रिलीजियस मूवमेंट। मेनली रिलीजियस मूवमेंट इस टाइम पीरियड में कौन कौन से माने जाते हैं? 2 माने जाते हैं आपके, बुद्धिज्म और जैनिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म। और बुद्धिज्म जैनिज्म पे देखो डिटेल में लेक्चर बना हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री इन न्यूज फॉर यूपीएससी, ऐसे करके दूसरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस प्लेलिस्ट का नाम तो क्या है? एंशिएंट हिस्ट्री फॉर यूपीएससी।
जिस प्लेलिस्ट में ये डल रही हैं। दूसरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप डिटेल में लेक्चर देख सकते हो। या देखो, आपको आर्ट एंड कल्चर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी आपको मिल सकते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म के लेक्चर, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, डिटेल में लेक्चर बना हुआ है। वरना देखो, अगले लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में। ये 6th सेंचुरी BC के लगभग फ्लोरिश हुए थे और एस्टेब्लिश हुए थे, मतलब स्थापित हुए थे उस टाइम पीरियड में। क्यों हुए थे, क्या कारण था, किस वजह से हुए थे, तो ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में।